सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, मैं जो मेरे पिछले लेक्चर में है वो स्टैटिस्टिक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तक आपको फाइनल करवा चुका हूँ। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ मैं उसमें आपको कि भाई लास्ट जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा था वो देखना आप कि भाई स्टेबिलिटी जो ये रिंग बनती है ना, ये चिलेटी इफेक्ट, ये क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। वाई इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कौन भाई? चिलेट इफेक्ट। ठीक है, हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर जो चिलेट इफेक्ट है, चिलेट इफेक्ट वो किस प्रकार स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है कंपाउंड की। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया था, देखिए मैंने एग्जांपल लिया ये वाला। अब देखना, आप बताना एक बार कि इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक तो मैंने एग्जांपल लिया ये, एक मैंने एग्जांपल लिया ये। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिया भाई, फिर उसके बाद मैंने ये लिखवाया था आपको, वाटर लिखवाया था मैंने। लास्ट में वीडियो स्टॉप हो गई थी वहां पर। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था। यहां पर कॉपर है 2 पॉजिटिव में, कॉपर है 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल लिखवाया था आपको और मैं आपसे पूछ रहा था कि चिलेट इफेक्ट यहां पर क्यों स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। बट यहां पर मोर स्टेबिलिटी को तो भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट, यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ गया, यहां पर चिलेट इफेक्ट आ गया। अगर स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो स्टेबिलिटी है इस वाले की ज्यादा। तो हम यहां पर ना इन वाले एग्जांपल्स को तो मतलब कि चिलेट इफेक्ट देखने के लिए हम इस टाइप के एग्जांपल को नहीं लेंगे जहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट मोर हो, बहुत ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट हो। हम इस टाइप का एग्जांपल लेंगे जहां पर ओनली चिलेट इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल करते हो रफ, ये एग्जांपल कर दीजिए आप रफ। ठीक है, आप एक काम कर, ये एग्जांपल ही रफ कर दीजिए। आप यहाँ कॉपर की जगह ना, आप यहाँ जगह कॉपर की जगह कोबाल्ट ले लीजिए। आप यहाँ पर कॉपर की जगह कोबाल्ट ले लीजिए। मैंने ले लिया भाई कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और आप मान लीजिए कोबाल्ट 2 पॉजिटिव H2O6 नहीं, पहले आप एक चीज लिखिए। मैं स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ ना आपको, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर कोबाल्ट H2O2 इन 2, ठीक है ये है। और मैंने यहाँ पर 2H2O को 2H2O की जगह रिप्लेस कर दिया 1 इन। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, कोबाल्ट इन 3 और यहाँ पर बन गया भाई ये 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। अब मैं बोल रहा हूँ इस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है ना वो इस स्ट्रक्चर से कम है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है देन स्ट्रक्चर से। समझ में आया आपको? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है देन इस स्ट्रक्चर से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से ये ज्यादा स्टेबल है। तो अब आप एक चीज देखिए, आप एक चीज समझिए मेरी बात कि ये स्टेबल क्यों है ज्यादा। वो क्यों है भाई, चिलेट इफेक्ट ज्यादा हो गया। लेकिन चिलेट इफेक्ट में ऐसा क्या होता है, कौन सी कंडीशन आ सकती है, क्या मतलब की पॉसिबिलिटी हो जाती है, डेल्टा एस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, डेल्टा जी पे कोई इफेक्ट पड़ता है, यही चीज देखनी होगी हमें। ठीक है, अब मैं इस कंपाउंड से वो कंपाउंड बना रहा हूं तो ये रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो रही है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, बैकवर्ड की तरफ नहीं आ रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, यही चीज आपसे मेरे को डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही एप्लीकेशन में ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रकार से एप्लीकेशन में आ जाता है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है एक। ठीक है, आपसे पूछा जाए जो वाई क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बता सकते भाई है तो क्यों है, क्वेश्चन तो स्टूडेंट का एक ही जनरेट होता है, क्यों है भाई। ठीक है, तो क्यों ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको एग्जाम्पल लेना है ये। अब सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, जो कोबाल्ट H2O2 इन 2, यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर भाई ये D7 में है। और D7 में ये देखिए आप एक चीज नजर आ रही होगी आपको, 1 2 3 4 5 6, आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है ना, यहाँ पर जो कोबाल्ट है ये इन रफ कर दीजिए, आप इस इन को रफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ओनली आप रखिए इस चीज को 6 को। जो मैं आगे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ ना उसमें 6H2O रखूंगा और 3 इन से उसको रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट है 2 पॉजिटिव में, तो ठीक है यहाँ पर जो अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन फील्ड T2G में है। और आपको पता है भाई, आपको पता है T2G में जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन, ये 7 हो गए ना इलेक्ट्रॉन,
जो T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है तो वहां पर Z आउट Z इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, वहां पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, तो वहां पर JTD फेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में JTD तो हो रहा है फेल, यहाँ पर JTD हो रहा है फेल, मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से हम ये नहीं बता पाएंगे कि स्टेबिलिटी, अब हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है ना, हमें स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो हम ये मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था कि जब यहाँ पर इन चिलेट इफेक्ट इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है, यही चीज मैंने आपको, मतलब कि यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो हमने क्या किया, 3 इन मतलब कि 6H2O की जगह हमने 3 इन रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कोबाल्ट इन 3 और ये 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके सामने जनरेट कर दिया भाई, क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझिएगा आप, क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है, तो मेरे को यही पूछना है कि ये कम स्टेबल क्यों है, वो ज्यादा स्टेबल क्यों, आखिरकार स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर हम JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से तो भाई स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, वहां पर JTD अप्लाई ही नहीं हो पा रहा, यहाँ पर JTD अप्लाई नहीं हो पा रहा क्योंकि इलोंगेशन और कंप्रेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फॉर्म हो रही है वहाँ पर। ठीक है, उस जगह पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T2G में सिमेट्री है, यहाँ पर उस प्रकार ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बिकॉज Z आउट और Z इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो हम यहाँ पर चिलेट इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी बताते हैं। अब क्वेश्चन यही आ जाता है हमारे सामने कि भाई चिलेटिंग इफेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी क्यों कम है, ये वाला जो है कम स्टेबल क्यों है, ये वाला हाई स्टेबल क्यों है, क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, आखिरकार वो क्यों ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए कुछ एक चीजें देखिए, टर्म देखिएगा, उस टर्म के कारण मतलब की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर क्या भाई, COH2O6 2 पॉजिटिव रिएक्ट विद 3 इन। ठीक है, और हमारा क्या बनाई भाई, CO इन 3 2 पॉजिटिव प्लस 6H2। तो अब आप एक चीज देखिएगा, मैं अगर डेल्टा S की बात करूं तो रिएक्शन में जब एंट्रोपी हम चेक करते हैं ना, तो रिएक्टेंट हमें कम अमाउंट में लिया हो और अगर प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बना हो तो एंट्रोपी पॉजिटिव आती है, और एंट्रोपी अगर पॉजिटिव आएगी तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है भाई, डेल्टा G नेगेटिव में आना चाहिए, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव में आनी चाहिए, अगर वो पॉजिटिव में आएगी तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या देखना भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फैक्टर लगेगा वो रहेगा एंट्रोपी। तो देखिए भाई यहाँ पे एंट्रोपी देखे तो एंट्रोपी में क्या देखते हैं भाई, कितने रिएक्टेंट यूज किए, तो यहाँ पर हमने किया है 1+3। यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो भाई, यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो कितनी है, S यहाँ पर कितनी है 4, और यहाँ पर जो एंट्रोपी है प्रोडक्ट में 1+6 मतलब कि यहाँ पर है भाई 7। यहाँ पर जो एंट्रोपी है S रिएक्टेंट S प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट की जो एंट्रोपी वो है 4, प्रोडक्ट की जो है क्या है भाई 7। ठीक है, तो मैं डेल्टा S जब निकालूं, अगर मैं डेल्टा S निकालूं S प्रोडक्ट माइनस S रिएक्टेंट, वो कितना है भाई 7 - 4 मतलब कि 3, मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव में आई है भाई, मतलब कि मेरी एंट्रोपी है वो आई है पॉजिटिव में, मतलब कि मेरी एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव अगर एंट्रोपी आ रही है ना तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। इस चीज से मैंने पता लगा लिया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। ठीक है, इससे मैंने क्या पता कर लिया भाई, जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। ये फिजिकल टर्म्स है, ये फिजिकल टर्म्स बता रहा हूं, क्योंकि हर एक टर्म में हमें पता करना पड़ता है, फिजिकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें इफिशियंसी वो क्यों स्टेबल है ये सारी चीज वो कैलकुलेट करके बताता है हमें फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमें जो पता लगा एंट्रोपी से, भाई एंट्रोपी हमें रिएक्टेंट की देखी, प्रोडक्ट की देखी, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा बन रही थी, जो माइनस कर दिया तो एंट्रोपी पॉजिटिव में आ रही थी, और पॉजिटिव में एंट्रोपी आने का मतलब यही है कि भाई हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, और सेकंड देखिए, सेकंड क्या है भाई, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर डेल्टा G है जो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर डेल्टा G जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यही है, ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट यही है कि जो हमारा डेल्टा G है वो कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा G नेगेटिव मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखिए, अब आपको एक टर्म पता होगा, ये रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आपको एक फिजिकल की टर्म पता होगा, गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H
माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। तो भाई ये एक फॉर्मूला था गिब्स फ्री एनर्जी का, ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आप यहां पर एक चीज देखिए, जितना ज्यादा डेल्टा एस होगा ना, जितना ज्यादा डेल्टा एस होगा उतनी ही कम डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। बिकॉज मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू है भाई 10, ठीक है, टेम्परेचर है हमारा 275, ठीक है, और भाई एस है हमारा, मान लीजिए एस मेरा है 3, एस मेरा 3 है ना। तो देखिए अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू है भाई 10, ठीक है, माइनस 275 इंटू 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसको 10 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस में ही वैल्यू आएगी भाई, बहुत ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एस मेरा 1 होता तो 275 में से, और डेल्टा एस मेरा 2 है तो भी 275 का मतलब डबल मल्टीप्लाई और फिर वो 10 में से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 है तो और भी ज्यादा माइनस में। मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है, डेल्टा एस इंक्रीज होगा ना तो डेल्टा जी नेगेटिव में जाता जाएगा, डेल्टा जी डिक्रीज होगा। तो हमारी कंडीशन यही होनी चाहिए कि डेल्टा एस तो इंक्रीज होना चाहिए और डेल्टा जी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए और डेल्टा एस इंक्रीज होना चाहिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल बनेगा। और वहां यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी, मतलब कि दोनों ही चीजें मतलब कि पॉसिबल है, यहाँ पर दोनों ही चीजें पॉसिबल हो रही हैं। डेल्टा एस बिकॉज यहाँ पर डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है और डेल्टा एस इंक्रीज होने का मतलब है डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा एस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है, मतलब कि क्या है, इसका मतलब बिल्कुल फाइनल है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है। तो इस प्रकार मैंने ये चीज पता कर ली कि जो हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है फर्स्ट, ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये लेस स्टेबल है देन इस वाले कॉम्प्लेक्स से। तो इस प्रकार मैंने फिजिकल टर्म्स से ये पता कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट जो मेरा रिएक्टेंट लिया मैंने वो कम स्टेबल है देन प्रोडक्ट से, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से बन रहा है बिकॉज प्रोडक्ट स्टेबल है ज्यादा, ठीक है, ओके। और दूसरा तुम चिलेट इफेक्ट जो करते हो ना भाई, चिलेट इफेक्ट से हम पता करते हैं, तो सेकंड जो है, ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ये हो गया फाइनल, क्यों स्टेबल है पता लग गया होगा। तो भाई पहला रीजन तो हमारा यही है, एक तो भाई हो गया हमारा चिलेट इफेक्ट, क्योंकि चिलेट इफेक्ट में उन रिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, वो भी बताऊंगा अभी। तो ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट तो मैंने फिजिकली मेथड से आपको बता दिया कि भाई डेल्टा जी यहाँ पर पॉजिटिव में जाता है और डेल्टा जी नेगेटिव में होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चलती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल बनता है। इसी कारण यहाँ पर जो स्टैटिक जॉन टेलर इसी कारण यहाँ पर जो कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव लेस स्टेबल देन कोबाल्ट In3 2 पॉजिटिव से मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो जो है ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है देन दिस, ठीक है। एक तो रीज़न ये हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड रीज़न मैंने आपको चिलेट इफेक्ट तो बता ही रखा है। सेकंड जो इफेक्ट होता है भाई, मैंने चिलेट इफेक्ट तो आपको बता ही रखा है। देखिए और आप खुद बना लीजिए, एक मिनट एक काम कीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बनाइए, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए खुद, कॉपी में नोट डाउन करिए जल्दी, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यहां पर कोबाल्ट है 2 पॉजिटिव में, तो यहां पर कोबाल्ट क्या है भाई, यहां पर जो कोबाल्ट है वो कितने में है, यहां पर कोबाल्ट है 2 पॉजिटिव में। अब आप एक चीज देखिए कि भाई यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक करना कौन सा इजी है, मैं भाई यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं ना, ये बॉन्ड जैसे ब्रेक करता हूं और उसके बाद ये बना रह जाता है, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये वापस बन जाता है। पता क्या होता है, यहां पर मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया भाई, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक किया, उसके बाद अभी भी ये कनेक्ट है इसके साथ, फिर उसके बाद मैंने ये बॉन्ड भी तो ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं उसके बाद ये करता हूं तो ये वापस बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मेरे को दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पहले वन बॉन्ड किया, फिर उसके बाद ये करना चाहा तो ये वापस बन गया,
ठीक है। तो मैं दोनों बॉन्ड को अगर एक साथ ब्रेक करना चाहूँ, एक रिंग को यहाँ से एक साथ ब्रेक करना चाहूँ, तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन यहाँ से मैं सिंगल बॉन्ड को इस प्रकार ब्रेक कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो मतलब कि ये स्ट्रक्चर जो है मेरा बहुत ज़्यादा स्टेबल है देन दिस स्ट्रक्चर से। इसी कारण जो हमारा चिलेट इफेक्ट होता है ना, चिलेट इफेक्ट स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से कम, लेकिन इन स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ठीक है, फाइनली हमने एक चीज़ देख ली कि भाई चिलेट इफेक्ट क्यों इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, ठीक है। ये मैंने आपको फिजिकली भी बता दिया है और इसका रीजन भी दे दिया है कि ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको रीजन फाइनली डिस्क्राइब कर दिया, आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ये नहीं होना चाहिए भाई ये क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है ये, ठीक है। ओके, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, एक एक चीज करवा रहा हूँ। आपको भी ये नहीं होना चाहिए मन में कि सर हमारा ये रह गया, हमारा ये टॉपिक रह गया, हमारा ये टॉपिक रह गया। मैं आपको वो टॉपिक्स करवा रहा हूँ यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आपको 12-12 हज़ार की कोचिंग से मिलते हैं। आपको 12,000 20,000 मतलब कि खर्च करके, मैं रियलिटी भाई बता रहा हूँ आपको। आप जब 15,000 का कोर्स लोगे ना कहीं से या फिर कोचिंग करने जाओगे, उस टाइम पे आपको ये टॉपिक करने को मिलते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में फ्री प्रोवाइड, मतलब ये फ्री आपको कोचिंग दे रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ आपका काम क्या है, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये और बच्चे भी देखें, औरों को भी पता लगे कि यहाँ पर फ्री कोचिंग प्रोवाइड हो रही है और उनको भी थोड़ा मदद हो। बस आपको सिर्फ यही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब करवाइए ताकि औरों तक ये चैनल जाए और वो इनका लाभ उठा सकें, इस चैनल का, इस कोचिंग का लाभ वो भी उठा सकें। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूरी नहीं है आपकी ही ऐसी हो, और भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं भाई, उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि हम इस कंडीशन से आए हैं तो इसीलिए हमको पता है। अपना इंडिया मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन से जूझता रहता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर के बाद या फिर बीएससी के बाद मास्टर में नहीं जा पाते टेस्ट क्वालिफाई करने। मतलब कि भाई प्राइवेट का खर्चा तो कौन देगा भाई, 56 हज़ार 1 लाख फीस होती है। हर कोई सोचता है कि मेरा भाई सरकारी में एडमिशन हो जाए, ठीक है। लेकिन सरकारी में एडमिशन लेने के लिए कई बच्चे तो भाई क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जिनको केमिस्ट्री में जाना है, पूरी चाह होती है, वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ता है 1-1 लाख रुपए दे के, ठीक है। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए ही मैं ये कोचिंग सेंटर मतलब कि ये मंच लेके आया हूँ, ताकि वो कोचिंग देख के आगे तक के टेस्ट, मतलब एमएससी के साथ साथ आगे तक की अपनी तैयारी यहाँ से कर सके और अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए मैं एक एक टॉपिक मतलब एक एक टॉपिक आपको करवा रहा हूँ और एक एक टॉपिक की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैं आपने एक एक टॉपिक मतलब कि एक अगर टॉपिक रह जा रहा है ना, अगर आपका एक भी टॉपिक में कोई गलती भी हो जा रही है ना, मैं रियलिटी बताऊं तो भाई टीचिंग करते करते 6 7 10 लेक्चर बनाते टाइम एक लेक्चर में गलती भी हो जाती है, 1-2 लेक्चर में, ठीक है। गलत बोला जाता है, मतलब कि टॉपिक में डिस्क्राइब को एक्सप्लेन कुछ करना होता है और कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम उस वीडियो को मैंने डिलीट करके और वापस आपके लिए 30 मिनट 32 मिनट मेरे को एक लेक्चर अगेन, आपको रियलिटी बताऊँ तो मैंने 20 लेक्चर मेरे जो करप्ट हुए थे, 20 लेक्चर जो मेरे मेमोरी कार्ड के, वो मैंने अगेन वापस बनाए हैं, वो मैंने वापस बनाए आपके लिए, ठीक है। तो इसमें मतलब कि फिर ये होता है कि भाई वापस तो बनाने ही पड़ेंगे, क्या वो है। अगर आपको एक एक टॉपिक नहीं तो मैं ये भी कर सकता था कि चल छोड़ असाइनमेंट उठाएंगे डायरेक्ट, टॉपिक छोड़ असाइनमेंट करवा देंगे, असाइनमेंट करवा लेते हैं डायरेक्ट। अब एनएमआर का जैसे मैंने असाइनमेंट चलवाया हुआ है, एनएमआर का असाइनमेंट क्यों, क्योंकि एक जगह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रही है। लेकिन जब एनएमआर केमिस्ट्री में इस प्रकार कराऊंगा आपको, जिस प्रकार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट करवा रहा हूँ, उस टाइम आप ये देखना कि एनएमआर के आपके टॉपिक क्लियर किस प्रकार होंगे। एनएमआर आपको माइंड में इस प्रकार सेट करवा देंगे, ठीक है। तो बस आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम करना भाई, चैनल को बढ़ाइए ताकि हमको भी थोड़ा सा उत्साह हो कि हाँ चैनल बढ़ रहा है और इससे हम बच्चों को मतलब कि कोचिंग दे पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और हम भी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको आपको पूरी कंप्लीट कोचिंग, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ अच्छी कोचिंग दें और आपके सभी टेस्ट क्वालिफाई हों। ये बीएससी एमएससी के टेस्ट तो आप ऐसे मतलब एमएससी वाले टेस्ट है ना, हरियाणा यूनिवर्सिटी के बीएचडी की, तो आप ऐसे क्वालिफाई कर दोगे, आपको ये लगेगा हाँ टेस्ट क्वालिफाई हो गए, ठीक है। बस कोचिंग में लगे रहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ CFSC। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो एप्लीकेशन ऑफ CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कुछ एक एप्लीकेशन है वो कराऊंगा। तो मैंने अब फाइनली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कंप्लीट करवा दिया है, JTD कंप्लीट करवा दिया, इसकी एप्लीकेशन करवा दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर लेके आते हैं CFSC का, एप्लीकेशन ऑफ CFSC का। ठीक है, ओके बाय।